नमस्कार दोस्तों। आज मैं सोशल मीडिया पे, चूँकि हम लोग किन्हीं न किन्हीं कारणों से लगातार बने रहते हैं और लगभग सभी बोर्ड के एग्ज़ाम का काउंटडाउन आज से स्टार्ट हो गया है। और मुझे लगा एक बच्चों के लिए हम सभी के पास कुछ न कुछ अनुभव है। हम सभी इन परीक्षाओं से गुज़रे हैं, सभी ने किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं को दिया है। सभी के पास अनुभव, अगर हम उन अनुभवों को साझा करें तो जो हमारे बच्चे हैं वो तनाव से मुक्त होकर के परीक्षा को दे सकेंगे। हम देखते हैं अनावश्यक जो एक अवसाद की स्थिति उनके मन पे पड़ती है, जो एक बोझ पड़ता है, अगर हम सभी अपने अनुभवों को साझा करें। मैं कोई बहुत ही स्पेशल चीज़ लेकर के नहीं आया हूँ, लेकिन मेरी ये इच्छा रहती है कि जो अनुभव या जो प्रयोग हमने किए हैं और कुछ हद तक अगर वो हमारे लिए कारगर रहे हैं तो उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए साझा करना चाहिए। शायद उनसे कुछ मदद उनको मिले। बाकी हम ऐसे भी सोशल मीडिया पे रहते हैं, कुछ समय बच्चों के लिए ही है। मेरे यहाँ भी मेरे दोनों बेटों का बोर्ड है, एक का 10th है, एक का 12th है। तो पहले मैं सोचा कि सीधे उन लोगों से बात करूं, फिर मुझे लगा कि इसे अगर इस तरह से थोड़ा किया जाए, आप सभी के साथ साझा किया जाए तो बहुत सारे बच्चों को इससे कुछ मदद मिलेगी। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। तो बच्चों, एग्ज़ाम सभी के काउंटडाउन है। किसी का 4 मई, 5 मई, 6 मई, लगभग 1 महीने का समय है। ये जो समय है आपका, ये बहुत निर्णायक है। मैं अपना एक छोटा सा अनुभव पहले आपको बताऊंगा और उससे आपको बात समझ में आ जाएगी। कमोबेश पढ़ाई के लेवल पे, तैयारी के लेवल पे, स्कूल के लेवल पे, कोचिंग के लेवल पे, अब जिस तरह की उपलब्धताएं हैं, सभी के पास कमोबेश वो संसाधन उपलब्ध है, वो वातावरण उपलब्ध है। हर पेरेंट्स अपनी क्षमता का कई गुना बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे खर्च कर रहा है। बेसिक चीज़ होती है कि आप मानसिक रूप से किसी भी परीक्षा, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, उसके लिए आप अपने आप को कितना तैयार रखते हैं। और जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आता है, जैसे जैसे परीक्षा की तिथि करीब आती है, लड़ाई जो होती है, बाहर से परिश्रम सबके बढ़ते हैं, सभी पढ़ाई के घंटे बढ़ते हैं, रातों को बच्चे को जगने का क्रम बढ़ जाता है। लेकिन मानसिक रूप से बहुत सारे लोग इस लड़ाई से अपने आप को बाहर करने लगते हैं। मुझे याद है 99 में मेरा पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम था और 15 दिन मेरा वो पहला चूँकि मेंस था, तो 15 दिन बचे हुए थे। तो मैं कटरा चौराहे पे लक्ष्मी टाकीज पास शाम को टहल रहे थे, हम लोग भी चाय पीने के बहाने निकले थे। तो करंट अफेयर्स की मैगजीन देखने का हम लोगों को एक रहता है कि कुछ नया मटेरियल शायद आया हो, मिल जाए कुछ मदद। तो मेरे हाथ एक बड़ी छोटी सी मैगजीन लगी थी और मैं उस मैगजीन के बाकी कंटेंट कितने महत्वपूर्ण थे वो बड़ी चीज़ नहीं है। उसकी एक भूमिका जो शुरुआत में उस संपादक ने लिखा था, वो इतनी प्रेरणादायी मेरे लिए सिद्ध हुई कि वो पहला मेंस था। मैं भी कहीं न कहीं एक दबाव में, एक तनाव में, जो एक नेचुरल होता है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ये बड़ी स्वाभाविक सी स्थिति है कि आपको परीक्षा के पहले थोड़ा दबाव और तनाव महसूस होगा और इन्हीं दबाव और तनाव से हम निखरते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। तो उसकी भूमिका में उसने शुरू किया था कि पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर क्रिकेटर वसीम अकरम का एक स्टेटमेंट उसने शुरू किया था कि वसीम अकरम कहते हैं कि आधा मैच तो मैदान के बाहर ही तय हो जाता है। मानसिक रूप से जो हमारी तैयारी होती है वो आधा मैच मैदान के बाहर डिसाइड हो जाता है, मैदान पर तो केवल औपचारिकता पूरी की जाती है। और वहीं पे उसने संपादकीय में लिखा कि जैसे जैसे परीक्षा की तिथि करीब होती है, बहुत सारे लोग, देखने में लगता है 1 लाख लोग परीक्षा दे रहे हैं, 2 लाख लोग दे रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग मानसिक रूप से लड़ाई से बाहर होने लगते हैं।
ये किसी बड़े अच्छे लेखक का कथन भी है ना कि किसी लड़ाई को जीतने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसमें मानसिक रूप से बने रहना। अगर आपने ये जज्बा डेवलप कर लिया है तो वो चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे कोई कंपटीशन हो, आप निश्चित रूप से अपना बेहतर दे सकते हैं। तो आपसे बातें मैं दो पार्ट में करूँगा, एक आपके शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के, एक आपके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के। कुछ जो ट्रिक्स हम लोग यूज करते थे वो भी आपसे साझा करूँगा ताकि आपके काम आ सके। शारीरिक स्वास्थ्य किसी भी परीक्षा या जीवन के किसी भी काम के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, इसको कभी भी हल्के में मत लीजिएगा। मैंने अपने आसपास देखा है कि ज़्यादातर बच्चे या ज़्यादातर जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो एग्ज़ाम आते आते या तो उनको फोबिया की वजह से या डर की वजह से फीवर की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, बहुतों को लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है। खाने पीने की हैबिट को अगर आप बहुत अवेयर नहीं रहे तो वही आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। खाने पीने में मैं दो बातें आपसे कहूँगा कि जितना हो सके अपने शरीर में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जाने दीजिए। उसकी साइंस क्या है उस पर हम लोग फुर्सत में, आप सभी खुद साइंस के स्टूडेंट हैं, क्या मिलता है, कौन सा पोषक तत्व मिलता है, क्या करता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि आप जितना अपनी बॉडी में फ्रूट्स और वेजिटेबल ले जा सकते हैं वो ले जाइए। फ्रूट्स अपनी पसंद का हो, सीजनल हो, पका हुआ हो, बड़ी बेसिक थंब रूल्स हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शरीर और लाइट वेट फूड्स लीजिए। अगर रात में आपकी पढ़ने की आदत है तो सेमी सॉलिड फूड पे जाइए। जंक फूड में आपको मना करूँगा। जंक फूड दोनों कारणों से, कोरोना वायरस का जो इफेक्ट चल रहा है और नेचुरल कोर्स में भी जंक फूड आपकी बॉडी में आपकी इम्यूनिटी को डिप करता है और आप इस चीज़ को शायद समझ नहीं पाते हैं। अकेजनल कभी हो सकता है, 15 दिन, महीने, हफ्ते, 10 दिन में कभी आपको लगता है कि नहीं आप अपना मूड चेंज करने के लिए इसको ले, लेकिन ये आपकी हैबिट में नहीं आना चाहिए कि रोज़ आपको चाउमीन चाहिए, रोज़ आपको बर्गर चाहिए, रोज़ आपको पिज्ज़ा चाहिए। ये चीज़ें आपके रूटीन का पार्ट नहीं होना चाहिए। कारण ये है कि अगर इसको आपने अपने फूड हैबिट का रेगुलर पार्ट बनाया तो धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी इतनी डिप करेगी कि आपका जो मेमोरी है, आपको जो सिलेबस को याद करने वाली चीज़ है वो चैलेंजिंग बनता जाएगा। आप खुद महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं आपका इरिटेशन लेवल बढ़ेगा। अगर चीज़ें भूलेंगी, चीज़ें मेमोराइज नहीं होंगी, चीज़ों में क्लैरिटी नहीं होगी तो ये आपके तनाव को बढ़ाएंगी और तनाव का जब एक हद से ज़्यादा बढ़ता है तो यही तनाव अवसाद का कारण बन जाता है। तो फूड्स पे बस थंब रूल ये है कि जितना ज़्यादा हो सके आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लीजिए। मौसम अच्छा है, अवेलेबिलिटी भी बहुत बढ़िया है। सिट्रिक जूस अगर आप अपनी एक आध कोई भी ले सकते हैं, संतरे का, मौसमी का, जो भी आपको पसंद हो, एक आध सिट्रिक जूस अपनी बॉडी में जाने दीजिए, आपकी इम्यूनिटी को बहुत बेहतर रखेगा। बाकी रूटीन में आप जो भी घर में उपलब्ध है आप खा सकते हैं। घर वाले भी जानते हैं बहुत ज़्यादा तला भुना नहीं होना चाहिए। कहीं हैवी जहाँ आप लिए वहाँ आपका ब्लड लीवर की तरफ भागेगा और कहीं ना कहीं आपके भीतर सुस्ती आएगी। और जो एक फुर्ती, भोजन का सीधा सा सिद्धांत है, मैंने एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हैं, सदगुरु ओशो, वो कहते हैं कि अगर भोजन आपने सही किया है तो उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि उसके करने के बाद आपको एनर्जाइज फील होना चाहिए। अब भोजन अगर आपने सही नहीं लिया है तो करने के बाद आप सुस्ती महसूस करेंगे। ये एक बड़ा बेसिक रूल है। तो और जितने भी लाइट वेट या ग्रीन वेज या फ्रूट्स बेस्ड ये भोजन होते हैं, ये आप खुद देखेंगे कि लेने के बाद शरीर में हल्कापन और ऊर्जा का हमारे भीतर जो संचार होता है वो इंस्टेंट फील होता है। तो भोजन के बारे में मुझे आपसे इतना, स्वास्थ्य के लेवल पे ये कहूँगा, चूँकि आप मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो जो भी कोई 1, 10, 15, 20 मिनट की जो भी आपको, चाहे वार्म अप हो सकते हैं, आप जो भी एक्सरसाइज आपको बेहतर लगती हो,
शरीर को 10-15 मिनट फिजिकल जरूर कुछ दीजिए, ताकि शरीर में कहीं इस तरह का स्ट्रेस या जकड़न या कोई इस तरह का डिसऑर्डर न पैदा हो, ब्लड सर्कुलेशन शरीर में प्रॉपर बना रहे। वो आप देख सकते हैं, जो आपको पसंद हो, घर में, लॉबी में, लॉन में, छत पे जा करके मॉर्निंग इवनिंग, कोई वो आपको वो रूल नहीं बनाना है कि यही, जब आपको लगे शरीर को थोड़ा सा स्ट्रेचिंग इसकी ज़रूरी है। इसको जैसे भी आप स्ट्रेच दे सकते हैं 15-20 मिनट का, इसको एक प्रॉपर स्ट्रेच आप दीजिए। अब आते हैं पढ़ाई वाले पार्ट पे। पढ़ना क्या है, कैसे क्या पढ़ना, ये आप हम लोगों से बेहतर, चूँकि आपकी पीढ़ी बहुत अपडेट है, आप स्मार्टफोन के साथ हैं, आप चीज़ों को, जो संसाधन ऑनलाइन उपलब्ध हैं वो हमसे बेहतर उसके बारे में आपको जानकारी। जो चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि इस समय डिस्ट्रैक्शन आपकी स्टडी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन से मतलब क्या है कि किसी दोस्त से आपने बात किया और उसने बताया कि फला टॉपिक पे वो फला टीचर की, फला कोचिंग की, फला की नोट्स पढ़ रहा है। अब आप तुरंत, आपको क्या लगता है कि मैंने जो पढ़ रखा है, पता नहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो पढ़ रहा है उसी से, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बाज़ार में उपलब्ध जितने भी स्टैंडर्ड मटेरियल हैं कोचिंग के, इंस्टीट्यूट, विद्यालयों के, वो सब कमोबेश 19-20, कहीं कुछ ज़्यादा कहीं कुछ कम, यही होता है। तो आपके पास आपने साल 2 साल से जो भी स्टडी मटेरियल पढ़ रखा है, उससे इतर किसी नए मटेरियल पे आपको जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़, ये गलती भूल के मत करिएगा। इस समय हम अपने दोस्तों से बातचीत में, ये खूब इलाहाबाद में कंपटीशन में भी मैंने देखा है, स्टूडेंट लाइफ में भी देखा है, कि जैसे एग्ज़ाम आता है, हम किसी के कमरे पे गए, मान लीजिए इस समय कोरोना वायरस का है, आप कमरे पे किसी दोस्त के यहाँ नहीं आ जा पा रहे हैं, लेकिन फ़ोन पे आप हैं, वीडियो कॉलिंग में हैं। अब आपने देख लिया कि उसने कोई एक नई चीज़ पढ़ी, ठीक है, वो उसका पार्ट है, उसके अपने तैयार करने का ढंग है। आपको पता है, आपका जो सिलेबस है वो आपको ऑलरेडी पता है, और ऑलरेडी आप उसकी स्टडी कर चुके हैं, कहीं न कहीं से आप उसको पूरा कर चुके हैं। तो किसी भी नए मटेरियल को बिल्कुल भूल करके भी टच मत करिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपका तनाव बढ़ाएगा और आपके आत्मविश्वास को गिराएगा। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 1 महीने का समय बचा है, आप काउंटडाउन फेज में हैं। इस समय जितना अधिक आप दोहराएंगे चीज़ों को, जितना आप रिपीट करेंगे, यही चीज़ आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। रेपिटिशन पे आपका सर्वाधिक जोर होना है, और ये रेपिटिशन का एक और साइंटिफिक तरीका है कि अननेसेसरी किस पार्ट पे फोकस करना है। तो जो लास्ट ईयर के आपके पेपर्स हैं, जो सॉल्व पेपर आपने ले रखे होंगे, जो भी जिस भी पब्लिकेशन का आपके पास उपलब्ध हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बेस्ट जो भी आपके पास आपने जो ले रखा होगा वो निश्चित रूप से बेहतर होगा। उसको आप रिपीट खूब करिए। उसको रिपीट करने का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा कि आप अनावश्यक मटेरियल से बचेंगे। मतलब हर एग्ज़ाम का कमोबेश जो सिलेबस है, प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि आपका पेपर 2021 का पेपर एकदम डिफरेंट आ जाएगा। कुछ सिलेबस चेंज हुए होंगे, कुछ पैटर्न चेंज हुआ होगा, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका और एग्जामिनर के फोकस का जो तरीका होता है, उसमें कोई बहुत ड्रेस्टिक चेंज नहीं आता है। वो इसलिए आप क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर दोहराइए। अगर लास्ट ईयर और इस ईयर में कुछ सिलेबस में चेंज आया है, कुछ पैटर्न में चेंज आया है, तो थोड़ा उस चीज़ को ज़्यादा फोकस करिए आप। लेकिन क्वेश्चंस पेपर्स को आप जितना अधिक रिपीट कर करके और उसके अकॉर्डिंग अपनी नोट्स को आप दोहराएंगे, वो चीज़ें आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड, चूँकि अब आपके पास टाइम कम है, तो आपको अब अपना फोकस बढ़ाना पड़ेगा कि जिस पार्ट से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, अधिक अंकों के पूछे जाते हैं, आपका फोकस हो रही है। एक थंब रूल है ना कि नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग। आपके सिलेबस का कुछ पार्ट ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में आपको सब कुछ पता हो, और बाकी जो पूरा सिलेबस आप है उसके बारे में कुछ न कुछ
पता हो कि एग्जामिनेशन में कोई प्रश्न पत्र ऐसा आ जाए कि आपको ब्लैकआउट की स्थिति उत्पन्न न हो, अचानक आपने देखा कि ये तो बिल्कुल आपकी आंख से गुजरा नहीं है, तो पहले फोकस उस पार्ट पे करिए जहां से आपके सर्वाधिक प्रश्न आते हैं, और फिर आप थोड़ा थोड़ा जो भी आपकी स्टडी है ओवरऑल एक बार सारे सिलेबस को आप देखे रहिए, ताकि इस अचानक एग्जाम में कोई अगर प्रश्न पत्र के प्रारूप में बहुत ज़्यादा कोई चेंज हो जाए तो वो चीज़ आपको तनाव में न ले जाए। दोहराने की जो बात मैंने कही कि एक तो प्रश्न पत्रों को डेली पढ़िए। अगर आज आपको सुबह हिस्ट्री देखनी है, मैथ देखनी है, साइंस देखनी है, तो उस अपने टेक्स्ट बुक पे जाने पे से पहले, अपने नोट्स पे जाने से पहले जो लास्ट ईयर के आपके क्वेश्चंस पेपर हैं उनको एक बार सरसरी निगाह पे देखिए। एक हैबिट जो मैंने देखी है कि दो तरह का, ये एक नेचर भी होता है। कुछ लोगों को लिख करके पढ़ने की आदत होती है, कुछ लोग केवल बुक्स पे और कॉपी पे, नोट्स पे अंडरलाइन या हाईलाइट कर करके पढ़ने की आदत होती है। दोनों चीज़ें ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अब केमिस्ट्री आपकी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी अंडरलाइन, आपके हाईलाइट्स काम नहीं आएंगे। वहाँ पे जो फॉर्मूला है उसको आपको बार बार लिख कर करके रिपीट करना पड़ेगा, क्लैरिटी लानी पड़ेगी। और जब आप लिखते हैं तो वो चीज़ एग्जामिनेशन में एक जो आपका मनोविज्ञान, जो आपका मस्तिष्क के कार्य करने की पद्धति है, वो ऑटोमेटिकली, अगर उस फार्मूला के 2-3 वर्ड भी आपको याद आए तो बाकी का बाकी ऑटोमेटिक वो रिवील कर देगा। तो ऐसे पार्ट्स में जहाँ की लिखना आवश्यक है, जहाँ बगैर लिखे आपको ये लगता है कि चीज़ें मिस हो सकती हैं या गलत हो सकती है, उस पार्ट्स पे लिखिए। बाकी जैसे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं तो उन पे मैं आपको सलाह दूंगा कि आप शार्ट नोट्स बनाइए। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, या इस तरह के जो विषय, हिंदी है, इन पे शार्ट नोट बनाए। मतलब किसी भी टॉपिक के 10 जो मेन पॉइंट्स हैं उनको ही आप शार्ट नोट बना लीजिए, और रोज या जो भी आपका शेड्यूल पढ़ाई का आपने फिक्स कर रखा हो, पेपर के बीच जो गैप हो वो भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अभी आप इस तरह से भी अपनी स्टडी को प्लान करिए कि जिन पेपर्स के बीच आपको ज़्यादा गैप मिल रहे होंगे, तो इधर 1 महीने के बीच में आप उन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा समय दीजिए जिनमें आपके गैप कम हो। तो एक टाइम मैनेजमेंट भी बड़ा क्रूशियल होता है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीज़ें बड़ी आपको रिलैक्स रखती हैं। अब एक लास्ट आवर चीज़ होती है एग्जामिनेशन हॉल में, जहाँ जा कर के ज़्यादातर हम में से लोग मेहनत करने के बावजूद, अरे ये तो मुझे याद था फिर भी मिस हो गया, अरे ये तो मुझे याद, ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये कहाँ पूछा था, वो पूछ रहा है 3 पार्ट्स करने हैं, आप जल्दीबाजी में एक करके आ गए, वो कह रहा है 2 सेक्शन से करने हैं, आप एक ही सेक्शन से सारे करके चले आए। तो एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद एटलीस्ट 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार आप सरसरी तौर पे जरूर देखिए, सारे क्वेश्चंस को आप देखिए, और उसके बाद तब आप अपने लिखने का सिलसिला स्टार्ट करिए। और बीच बीच में क्वेश्चंस को जब आप हल करते हैं तो एक निश्चित समयांतराल पे, चाहे वो अब पैटर्न क्या है, 250 वर्ड है, 50 वर्ड है, 100 वर्ड्स है, मैं नहीं जानता, जैसे लिखने के बाद भी अगर आपने एक पैरा लिखा है या आपने कुछ साल किया तो फिर एक बार क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। इससे वो ब्लंडर होने के जो चांस होते हैं कि पूछा क्या जा रहा है और आप लिख क्या रहे हैं, इसका जो मिसमैच होता है ये इसीलिए होता है कि आपने क्वेश्चन का एक सरसरी निगाह पे पहली बार देखा और एक पार्ट आपने देखा और बस आपने उसको लिखना शुरू कर दिया, और पता लगा कि उसके दूसरे पार्ट में या वो जहां उसका फोकस था क्वेश्चन का, वो चीज़ आपसे पूरी तरह मिस हो गई और आप वो सब उल जलूल लिख डाले जो कि बड़ा उस पार्ट में इंट्रोडक्टरी था, जिसमें बहुत नामिनल 10 या 20% का अटेंशन मांग रहा था एग्जामिनर। तो ये चीज़ें एग्जामिनेशन हॉल में भी आप लिखते समय। और अंत में एक बात मैं आपसे कहूँगा कि ये एकेडमिक परीक्षा है, आगे चाहे कोई कंपटीशन में होगा, कोई चीज़ आपसे बड़ी नहीं है।
ये परसेंटेज जो है या ये चीज़ें आप बेहतर करिए, अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करिए, लेकिन कोई चीज़ आप पर हावी नहीं होनी चाहिए। वो इतनी हावी ना हो जाए कि जो आप अपनी एक स्वाभाविक परफॉर्मेंस दे सकते थे वो उसको भी डिस्टर्ब कर दे। तो ये स्थिति नौबत ना आए। अगर आप सभी के कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप कुछ पूछना चाहेंगे, तो मैं अगले वीडियो में आ सकता हूँ। आप अपने क्वेश्चन इनबॉक्स में डालिए, और अगर मैं कुछ सहायता करूँगा, या मेरे बहुत सारे मित्र हैं, बड़े योग्य मित्र हैं जो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे हैं, और कईयों को तो मैं जान रहा हूँ कि मेरे साथ केडी सर हैं, अविनाश झा भाई हैं, विजय शुक्ला जी हैं, और सारे मित्र हैं। मतलब नाम जिनका नहीं ले रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि वो योग्य नहीं है। ये लोग सक्रिय लोग हैं, साहित्यकार प्रवृत्ति के हैं, लिखने वाले लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं, और ये सोशल मीडिया पे सक्रिय भी रहते हैं। और हो सकता है कि ये भी आपके प्रश्नों का उत्तर दें। और मैं अपने मित्रों से भी अपील करूंगा कि आप अपने अनुभवों को साझा जरूर कीजिए अपने बच्चों के लिए भी, और बच्चे तनाव में न जाएं। मेरा सबसे बड़ा फोकस है कि बच्चे एग्ज़ाम को खेल की तरह, जैसे होता है कि मैच चाहे जितना बड़ा हो, हमारी गेम स्पिरिट बनी रहनी चाहिए, हमारे भीतर का उत्साह और प्रसन्नता नहीं जानी चाहिए। हाँ, हम जितना बेहतर करने के लिए एफर्ट कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे, लेकिन चीज़ों को टीम स्पिरिट के साथ, मौज के साथ, पूरी मस्ती के साथ करेंगे, और विल डू रियली आवर बेस्ट। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।